हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट की। जी हाँ, जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज के टाइम में वेबसाइट में, वेब पेजेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। और अगर आप वेब पेज बनाने में या वेब प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। वेब प्रोग्रामिंग में HTML भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो आप आई बटन पे क्लिक करके HTML की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें। उसमें आपको बेसिक HTML की सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है और इसका क्या यूज़ है। तो वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज किया जाए तो ये दो पार्ट में कैटेगराइज हो सकती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी जिसमें वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम जो भी रिक्वेस्ट देते हैं कंप्यूटर से या जो भी हम वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट देते हैं वो सर्वर पर जाती है और सर्वर से डाटा यानी स्क्रिप्ट लैंग्वेज आकर के हमारे ब्राउज़र पे लोड होती है और हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है जो भी डिस्प्ले होता है, यानी कि जो भी आप पेज ओपन कर रहे हैं वो हमें दिखता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन कौन सी हो सकती है? वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। अब हम बात करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की जस्ट अपोजिट है। इसमें जो भी रिक्वेस्ट देते हैं हम अपने पीसी से, वो सर्वर पर जा कर के पहले रन होता है और रन होने के बाद उसका जो आउटपुट होता है वो आपको HTML के फॉर्म में दिखेगा। मीन्स आप अगर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट दे रहे हैं, सर्वर पे डेटाबेस लोड है, तो उससे रिलेटेड कोडिंग नहीं आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। उस डेटाबेस को प्रोसेस करेगा और उससे रिलेटेड जो आपको आउटकम मिलेगा वो HTML के फॉर्म में आएगी। और सर्वर साइड पे बेसिकली जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो PHP, .NET या फिर पाइथन में की जाती है। पाइथन की भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की वो है जावा स्क्रिप्ट, जिसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में पहले सर्वर से पूरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पीसी पे, कंप्यूटर पे लोड होगी और ब्राउज़र पे रन होकर दिखेगी। तो पहले जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसे क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो इवेंट बेस्ड होती हैं। अब आप सोचेंगे इवेंट बेस्ड क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको अलग अलग इवेंट्स दिखते होंगे। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक इवेंट पे कुछ वर्क होता है, डबल क्लिक या राइट क्लिक, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये अलग अलग इवेंट पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं और जब ये इवेंट परफॉर्म होता है तो वो वर्क होता है। यानी कि जैसे विंडोज़ की इवेंट है ड्रैग एंड ड्रॉप, की प्रेस इवेंट यानी हमने की प्रेस किया तो वो पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म होगा। इसी तरह विंडोज़ के भी कुछ इवेंट है, जैसे लोड अनलोड, यानी वेबसाइट लोड हो तो लोड इवेंट वर्क करेगा। अनलोड यानी हम क्लोज कर रहे हैं तो अनलोड इवेंट यूज़ होगा। रीसाइज यानी आप विंडो को रिसाइज करते हैं, मिनिमाइज या स्क्रॉल करते हैं। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग में। ये सारे इवेंट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनका यूज़ कैसे वर्क किया जाता है, इस पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब आइए जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मींस ये कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है और इससे किस तरह के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं। दूसरा है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो स्टैंड अलोन मशीन पे काम करें या नेटवर्क पे। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं। आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस ही ज़्यादा वर्क किए जा रहे हैं, उस पर ही ज़्यादा काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद आप ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनका आप यूज़ करके इंटरेक्टिव ऐप्स बना सकते हैं। जैसे jQuery है, इसमें बिल्ट इन प्लगइन्स होते हैं, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। एंगुलर JS इंटरेक्टिव ऐप्स के लिए यूज़ होता है। रेक्ट JS है, व्यू JS है और नोड JS, ये सारी चीज़ें वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन JS का यूज़ किया जाता है और ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है एंगुलर JS और नोड JS का, जिसकी हेल्प से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के टाइम में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारी लाइब्रेरीज है जिनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंगुलर JS, रेक्ट JS, व्यू JS, ये सारी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ करके अच्छा मोबाइल इंटरेक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हम सीखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि नोड JS जो है यहाँ पे सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो जावा स्क्रिप्ट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी यूज़फुल है, आपको पता चल सकता है कि इसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों की स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट आप कर पाएंगे। इसमें ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल और पॉपुलर भी है।
तो ये सारी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हम यूज़ करके एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस या ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, लाइक और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। इसके अलावा एनिमेटेड स्लाइडर्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, चार्ट या फिर ग्राफ बना सकते हैं, पॉपअप विंडोज़ बना सकते हैं, ऑडियो प्लेयर बना सकते हैं। वैसे तो ये HTML में भी क्रिएट किए जा सकते हैं, बट इसमें और अच्छी तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो प्लेयर, जूम इफेक्ट, इसके अलावा एनिमेटेड गैलरीज बना सकते हैं। और फॉर्म वैलिडेशन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। तो फॉर्म वैलिडेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट को। और इस तरह की कई सारी चीज़ें, कैलेंडर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए हमें 2 सॉफ्टवेयर कम से कम चाहिए होंगे, HTML एडिटर्स और दूसरा है वेब ब्राउज़र्स जिस पे हम स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो HTML एडिटर में आप नोटपैड, नोटपैड प्लस, VS कोड, सबलाइम या एटम वगैरह ले सकते हैं। इनमें से आपको जो अवेलेबल हो, जो इजी पड़े, आप वो अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर ले और उसका यूज़ करें। नोटपैड तो जनरली सिस्टम में होता ही है, सभी के PC में अवेलेबल है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउज़र का यूज़ करना चाहें तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी, जो कि मैक यूज़र्स होते हैं वो सफारी यूज़ करते हैं। तो आपको जो अवेलेबल हो आप उस पर अपनी स्क्रिप्ट लैंग्वेज वगैरह रन करा सकते हैं। तो ये ब्राउज़र्स हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट रन कराने के लिए। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए पहले थोड़ा आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि HTML का एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो HTML के पेज में जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 तरीके हो सकते हैं, इन पेज जावास्क्रिप्ट और दूसरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। मान लीजिए इस HTML कोड में हमें जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करना है, तो उसके लिए हमें हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा। स्क्रिप्ट टैग में हम कोई भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, जैसे VB स्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे हेड सेक्शन में लगा सकते हैं स्क्रिप्ट टैग और वही कोड हमारा रन करेगा। इसके अलावा हम हेड सेक्शन की जगह बॉडी सेक्शन में भी स्क्रिप्ट टैग लगा करके कोड लिख सकते हैं। ज़्यादातर डेवलपर्स बॉडी सेक्शन में लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लगा करके कोडिंग लिखते हैं जावा की। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न है कि मान लीजिए कोई पेज आपका लोड होगा तो स्टार्टिंग से वो लोड होना शुरू होगा। पहले अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपने वो वाला टैग लिख दिया तो वही लोड होना शुरू होगा। मान लीजिए उसमें टाइम लगेगा तो बाकी का पेज भी आपको नहीं दिखेगा, वो लोड होने में टाइम लेगा। इसलिए जो HTML के टैग्स हैं वो पहले लोड हो जाते हैं, लास्ट में स्क्रिप्टेड टैग लगाया जाता है जो कि लोड होता है। तो इस तरह से ज़्यादातर डेवलपर्स काम करते हैं, लास्ट में ही स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। तो ये था इन पेज जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। इसमें अलग से हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं और उस फाइल को हम .js एक्सटेंशन से सेव कर लेते हैं। JS एक्सटेंशन से सेव करने पे ही हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनेगी। जैसे माई स्क्रिप्ट नाम की फ़ाइल बना ली और उसका एक्सटेंशन दे दिया .js। फिर इस स्क्रिप्ट फाइल जो हमने बनाई है इसको स्क्रिप्ट टैग में कॉल करेंगे। सिंपली हमें लिखना होगा स्क्रिप्ट src यानी सोर्स, और उस फाइल का नाम जो अभी हमने बनाई है जावास्क्रिप्ट की यानी myscript.js उसका नाम लिखेंगे या कंप्लीट पाथ लिखेंगे और टैग बंद कर देंगे स्क्रिप्ट टैग। तो इसमें जो भी हमने लिखा है या जो भी प्रोग्रामिंग करी है जावास्क्रिप्ट की इस फाइल में, JS की फाइल में, वो सारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम इसे कॉल करेंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नल जावास्क्रिप्टिंग फाइल, यानी कि एक्सटर्नल वे में हम करेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ HTML एडिटर में एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है जो बेसिक HTML हेड टैग वगैरह होते हैं, टाइटल टैग। तो इसमें हेड सेक्शन में हमने लिखा है स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज कर रखा है। तो अब इसी टैग के बीच में हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का। सपोज़ आप किसी डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा डॉक्यूमेंट, यानी जो ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको पेज, उसमें जो भी लिखना है उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ब्रैकेट में आपको डबल कोट में लिख सकते हैं या सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। जो भी स्ट्रिंग आप लिखना चाहते हैं तो उसे डबल कोट या सिंगल कोट में आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट में हम टाइप करते हैं हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी टेक्स्ट जो आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराना चाहते हैं वो टाइप करेंगे
और ये इतना टाइप करने के बाद इसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। और अगली लाइन पे मूव करने के लिए इसी तरह से आपको जितनी लाइनें लिखनी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके डबल कोट में टेक्स्ट डाल करके आप लिख सकते हैं और हर एक लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। आप देखिए ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके रन कराया तो ये हेलो वर्ड देखिए लिख के आ गया। इसी तरह से हम और भी सिंगल कोट में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, इस तरह से हम कर सकते हैं हेलो वर्ड टाइप करके। इसके अलावा हम फाइल बनाकर भी आपको बताया था किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। इसी में हमने एक JS नाम के फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इसमें हमको स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखना, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख करके जो भी कोड हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैसेज टाइप करा दिया हमने हेलो वर्ड अगेन, तो इस तरह से एक कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं। सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, फाइल सेव कर दी। तो फाइल में जो भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो लिखने के बाद अब मेन हम डॉक्यूमेंट में आएंगे और मेन में आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है हेड सेक्शन में या फिर आप बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर यही फाइल का नाम हमें कॉल करना होगा। तो हमें सिंपली स्क्रिप्ट src, देखिए हमारी फाइल का नाम क्या था, JS फोल्डर में थी, तो ये हमने फाइल का नाम दे दिया है, यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया .js और स्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया। तो अब जो भी हमने फाइल में लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ़्रेश करने पे आ जाएंगी। जैसे आपको दिख रहा होगा आउटपुट में हेलो, मैंने पहले H1 हेडलाइन लगा रखी थी, फिर इसमें हेलो वर्ड अगेन मैंने फाइल में दिया था। तो अब जो भी चेंजेस हम फाइल में करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ़्रेश करके आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे आउटपुट। तो इस तरह से हम एक्सटर्नली भी फाइल को कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जानेंगे इसमें कि किस तरह से हम वेरिएबल्स में वैल्यू होल्ड कराते हैं और किस तरह से प्रिंट कराते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है सीखो हमारे साथ मैंने लिया। अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा और डबल कोट में उसे स्ट्रिंग को देना पड़ेगा, तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यही स्टेटमेंट मुझे अगर बार बार प्रिंट करानी है तो मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा और इस स्टेटमेंट को डबल कोट में डालना होगा। और अगर मुझे इस स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे सीखो हमारे साथ हिंदी या ऐसा कुछ और ऐड करना है, तो बार बार हर स्टेटमेंट में चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल लिया है a और इसमें उस वैल्यू को होल्ड करा देते हैं। जैसे कि जो मैंने स्ट्रिंग ली थी सीखो हमारे साथ और उसको a में होल्ड करा दिया और असाइन कर दी वैल्यू। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में a लिखेंगे तो a जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे वही सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम वेरिएबल का यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। इसमें एक सिंपल इंग्लिश का मैंने लाइन लिखा, जो भी शब्द लिखे हैं उसको एक वेरिएबल में होल्ड कराया और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के इसमें दिया तो ये प्रिंट कर दिया। तो वेरिएबल की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल के थ्रू हम ही प्रोग्रामिंग की जाती है। वेरिएबल हर तरह की ऑलमोस्ट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x और इसमें वैल्यू असाइन कर दी है डबल कोट में, स्ट्रिंग है ये सीखो हमारे साथ। तो ये x क्या है, वेरिएबल का नेम है, और वैर क्या है, वेरिएबल नेम x है, और ये जो इसकी जो वैल्यू है सीखो हमारे साथ ये वेरिएबल की वैल्यू होगी। और इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से स्क्रिप्ट टैग के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये वैल्यू जो है ये वेरिएबल की है सीखो हमारे साथ। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं x को। तो इस तरह से अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और उसमें x डालेंगे तो ये x के अंदर जो वैल्यू होल्ड की हुई है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि सीखो हमारे साथ ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आइए इसी को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे HTML का अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है और साइड में ब्राउज़र भी ओपन कर लिया है। और अब इसमें मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेती हूँ जिसके अंदर स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो सबसे पहले मैं ऐसे एक वैल्यू प्रिंट कराने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ z और उसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। सपोज़ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, हेलो वर्ड, जैसे कि हेलो वर्ड लिख देते हैं। तो ये हेलो वर्ड z वैल्यू में असाइन हो गया है। अब इसके बाद
ये अभी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये अभी सिर्फ वैल्यू असाइन हुई है। तो रिफ़्रेश करने पे देखिए आपको आउटपुट में नहीं दिख रहा है। तो अगर हम ये हेलो वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसा कि पहले बता चुके हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा और उसमें जेड की वैल्यू जेड जो है देना होगा। तो ये जेड में जो स्टोर है वो वैल्यू पेज पर वेब पेज पे प्रिंट हो जाएगी। देखिए हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ गया है। और एक और चीज़ ज़रूरी बात, जब ये हम जेड वेरिएबल दे रहे हैं तो इसको हमें डबल कोट में नहीं देना है। ये क्योंकि वेरिएबल है तो बिल्कुल वेरिएबल नॉर्मल वैसे वैल्यू देंगे। और इसको डबल कोट में अगर मान लीजिए लिखेंगे तो ये एज ए स्ट्रिंग लेगा और जेड ही प्रिंट कर देगा, जैसे कि हम नॉर्मल पहले नेम वगैरह प्रिंट कराते थे, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। तो ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसको कोई कोट में नहीं देना है, डबल कोट में वैल्यू नहीं देनी है, बस ऐसे सिंपल वेरिएबल नेम देना है। इसी तरह से और भी वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं। सपोज एक्स लिया है, इसमें कुछ वैल्यू हमने दे दी है, उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। सपोज 100 दे दिया तो 100 प्रिंट कर देगा। देखिए एक्स को हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डाला है तो ये 100 प्रिंट हो गया। इसी तरह से पॉइंट में भी वेरिएबल दे सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए 100.25 ऐसे कुछ डेसिमल कोई भी वैल्यू दे दिया। तो अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये भी प्रिंट कर देगा। तो मैंने पहले भी बताया वेर इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग हर तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसको हम पहले कमेंट बना देते हैं। तो अभी इसको प्रिंट कराएंगे तो z की वैल्यू मान लीजिए पहले हेलो वर्ड थी, फिर उसके बाद अगर हम उस वैल्यू को दोबारा देते हैं z इज इक्वल टू कुछ और वैल्यू दे देते हैं वाव, तो इसमें जो क्या होता है कि जो पहले वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगा, यानी कि अब z की न्यू वैल्यू क्या है वाव। तो अब ये वाव प्रिंट करेगा ना कि हेलो वर्ड। तो जो रिसेंट लास्ट आपने असाइन की है वैल्यू ये वही प्रिंट करेगा। तो और इसमें वैर लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं क्योंकि z ऑलरेडी वैर डिक्लेयर हो चुका है। z जो है वैर टाइप का वेरिएबल है। तो इसी तरह से z इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने बाद में फिर 85 दे दिया तो अब उसकी जगह पे 85 प्रिंट करेगा, यानी उसको भी ओवरराइट कर दिया है। वाव की जगह पे क्या है 85, जो रिसेंट वैल्यू आपने दी है ये उसी को ही प्रिंट करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने 2 बार z की वैल्यू प्रिंट कराई है तो 2 बार 85 ही आया है क्योंकि लास्ट वैल्यू जो मैंने दी थी वो 85 दी हुई थी। तो और एक बार मैंने अगर डिक्लेयर कर दिया जैसे मान लीजिए वेर इज इक्वल टू जेड, तो z वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है तो दोबारा डेटा टाइप यानी कि वेर देने की ज़रूरत नहीं है। हम वैल्यू अलग अलग असाइन बार बार कर सकते हैं। जो लास्ट वैल्यू होगी वही अपडेटेड वैल्यू वो हमारे को रन करने पे दिखेगा। आइए अब देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या होता है और किन तरीक़ों से वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है, या कुछ रॉन्ग तरीके क्या होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप राइट वे में देख रहे हैं फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इस तरह से आप स्मॉल में सारा आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर का यूज़ करके फर्स्ट नेम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, डैश करके तो कर सकते हैं, या फर्स्ट नेम कैमल केस है जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर स्ट्रिंग के बाद यानी आपने वेरिएबल नेम दिया है उसके बाद आप कोई न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं नंबर, तो भी आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे सही तरीके हैं जिस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। अब देखते हैं रॉन्ग वे, यानी कि फर्स्ट नेम हमने लिखा है जो ये वेरिएबल नेम इसमें स्पेस छोड़ दिया है तो ये यहाँ पे एरर देगा, तो ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं करना चाहिए वेरिएबल डिक्लेयर। दूसरी चीज़, हम न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें 99 फर्स्ट नेम दिया हुआ है तो ये न्यूमेरिक नंबर कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर बाद में लिख सकते हैं पर पहले नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें राइट वे में दिया हुआ है लास्ट में नंबर दिया है तो वो ठीक है, बट पहले नहीं दे सकते। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि गलत वेरिएबल नेम देने पर क्या क्या एरर्स आती हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने ये z वेरिएबल की जगह पे मैंने सपोज लिख दिया फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्योंकि ये राइट मेथड है तो ये वेरिएबल नेम सही है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट कराने पर हमें देखिए रिफ्रेश करने पे हेलो वर्ड आ रहा है करेक्ट। मैंने अभी बताया था कि ये सही तरीका है। अगर मान लीजिए स्पेस देते थे फर्स्ट और नेम के बीच में तो यहाँ पे देखिएगा अभी एरर प्रोड्यूस होगी। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसमें कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, यानी कि ये एरर दिखा रहा है कि फर्स्ट नेम और उसमें एरर नहीं होना। इसी तरह अंडरस्कोर अगर देंगे तो अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल है, अंडरस्कोर ले लेगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। तो आपको राइट वे में वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो
तो इसी तरह से आप कैमल केस में भी अगर कर रहे हैं डिक्लेयर, तो कैमल केस में भी एक्सेप्ट करेगा। लास्ट में न्यूमेरिक दे रहे हैं अगर, देखिए जैसे मैंने दिया है तब पर भी प्रिंट कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है। सपोज़ अगर हम वेरिएबल नेम के आगे न्यूमेरिक देते हैं, कोई नंबर देते हैं, तो वो मैंने बताया था ये रॉन्ग वे है, उसको आप ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते वेरिएबल को। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, यानी कि एरर आ रही है, इसमें गलत है ये। स्टार्टिंग में आपको नहीं, अगर एरर देखना है तो आप राइट क्लिक करके इस तरह से एरर पे आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पैलेट खुल जाएगा, इसमें कंसोल में क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 6 में। तो इस तरह से आप एरर को देख सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको करेक्ट करके रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर नहीं आएगी। तो ऐसे डायरेक्ट एरर शो नहीं करता, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा करके आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो एरर शो करेगा। देखिए अब कोई एरर नहीं आ रही है, तो इसलिए नहीं शो कर रहा है और आउटपुट प्रिंट हो गया है। इसके अलावा जब आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग में वैल्यू असाइन करी है हेलो वर्ड, तो इसको डबल कोट में दिया है। अगर सपोज हमने गलती से एक तरफ डबल कोट दिया, एक तरफ सिंगल कोट दिया, तो ये एरर बता रहा है। देखिए इनवैलिड स्टेटमेंट, इस तरह की एरर आ रही है। और सेमीकोलन से टर्मिनेट करना भी ज़रूरी है। तो इसमें डबल कोट से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल कोट से एंड करेंगे। अगर सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को क्लोज करना, तो सिंगल कोट से ही एंड करेंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा कि जब भी वैल्यू असाइन करें स्ट्रिंग की स्पेशली, तो सिंगल कोट में दोनों तरफ या डबल कोट में हमें वैल्यू डालनी है। न्यूमेरिक के लिए सिंगल कोट या डबल कोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग के लिए लगाना पड़ता है और स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हम मान लीजिए हमें कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो डिक्लेरेशन पार्ट में एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा करके। जैसे हमने वेर टाइप का फर्स्ट, सेकंड, जितने भी आपको वेरिएबल नेम लेने हैं उस तरह से कॉमा से सेपरेट करके आप वेरिएबल नेम पहले डिक्लेयर कर लीजिए और लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए। वैल्यू असाइन आप बाद में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, जैसे फर्स्ट की कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इसमें अनडिफाइंड आ रहा है वैल्यू, यानी कोई वैल्यू अभी है नहीं। और अगर इसमें जब भी वैल्यू हमें ज़रूरत होगी हम असाइन करेंगे। जैसे सपोज़ फर्स्ट वेरिएबल लिया है और उसकी वैल्यू हमने 50 दे दी है और सेमीकोलन लगाना होगा, हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। तो 50 ये देखिए प्रिंट हो गया। पहले अनडिफाइंड आ रहा था, अब क्योंकि वैल्यू असाइन कर दिया है तो 50 आ गया है रिफ़्रेश करने पे। तो इस तरह से हम कई सारे वेरिएबल जितने भी हमें आगे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ, और बाद में हम उन्हें वैल्यू असाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोग्रामिंग में किया जाता है। आप पहले आप डिक्लेयर कर लीजिए, फिर बाद में यूज़ करिए। तो ये था वेर वेरिएबल, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, हर तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है और उससे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेट वेरिएबल की कि लेट तरह का वेरिएबल किस टाइप का होता है और उसमें क्या डिफरेंस है वेर और लेट में। तो देखिए मैंने पहले की तरह ये प्रोग्राम बनाया है जिसमें फर्स्ट नेम में सीखो एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली ऑफ, सेकंड नेम में 7 ये एक वैल्यू डाली है और फर्स्ट नेम को मैंने प्रिंट कराया है। तो देखिए फर्स्ट नेम में हमारा 7 प्रिंट हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ओवरराइट हो जाता है, जो लास्ट वैल्यू होती है यानी कि 7 में दोबारा अब मैंने असाइन की वैल्यू वो वाली प्रिंट कर रही है, सेकंड वैल्यू जो असाइन की है वो प्रिंट कर रही है, इसके पहले वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। तो ये तो नॉर्मल अभी वेर में मैंने डिस्कस किया था तो वो है। लेकिन मान लीजिए लेट अगर हम लिख देते हैं वेरिएबल के आगे कि लेट लिख दिया और फर्स्ट नेम सीखो लिख दिया, तो अब ये तो उसके बाद दूसरी वैल्यू हमने मान लीजिए कमेंट कर दी, तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो प्रिंट कर रहा है सीखो, यानी फर्स्ट नेम सीखो 7 प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको नॉर्मल वेर रखेंगे तो ये दूसरी वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, अपडेट तो करेगा, लेकिन सेम नेम के वेरिएबल को ये प्रिंट नहीं करता है। यानी कि अगर मान लीजिए फर्स्ट नेम दोनों वेर में रहता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कर देता है। लेकिन लेट में बस इतना डिफरेंस है कि ये अपडेट तो कर देगा वैल्यू, लेकिन वेरिएबल नेम सेम टाइप के दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार लेट से हमने फर्स्ट नेम मान लीजिए ये देखिए मैंने फर्स्ट नेम डिक्लेयर कर दिया और वही फर्स्ट नेम लेट से दोबारा डिक्लेयर कर दिया, तो देखिए एरर आ रही है यहाँ पे, सेम नेम के वेरिएबल को दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दोबारा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अपडेट कर देगा ये, लेकिन ये सेम नेम के वेरिएबल को
शो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसा कि वैर में हम बार बार हम इस तरह से हम कर सकते थे वेरिएबल नेम को यूज़, लेकिन इसमें लेट में एक ही बार में एक वेरिएबल नेम यूज़ होगा। लेकिन वैल्यू अपडेट हो रही है, आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम में 7 लिखा था तो उसमें अपने आप वैल्यू अपडेट कर दिया, लेकिन जैसे ही लेट लगाया तो ये यहाँ पे एरर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि लेट लगाने पर सेम वेरिएबल नेम को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं और वैर में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमने थर्ड टाइप का वेरिएबल नेम यानी कॉन्स्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू। नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई फिक्स वैल्यू जो पहले हमने असाइन कर दी हो और वो ना बदले। तो इस तरह से इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट। फिर हमने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया सेकंड मान लीजिए और इसकी वैल्यू सपोज दे दी हेलो, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। अब ये मैंने वैल्यू असाइन की है, अब इसे हम प्रिंट करा देते हैं सेकंड। तो ऊपर जो सीखो लिखा हुआ था वो तो प्रिंट हो ही रहा है, उसके साथ ये कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने सेकंड की दी है हेलो वो भी प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से कांस्टेंट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है और वैल्यू असाइन की जाती है। लेकिन इसमें यह है कि एक बार जो वैल्यू दे दी गई है वो दोबारा चेंज नहीं होती है। सपोज़ अब मान लीजिए हमने पहले उसको कमेंट बना दिया जो पहले आ रहा था, तो अभी हेलो ही प्रिंट होगा। तो अब सेकंड में मान लीजिए हमने एक और वैल्यू दे दी वर्ल्ड। अब जैसे कि पहले वाले वैर में अपडेट हो जाता था वैल्यू की, पहले हमने कुछ दी थी फिर उसके बाद सेकंड में कुछ और दे दी वैल्यू, तो वो अपडेटेड वैल्यू ले लेगा। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स रहती है वैल्यू। फिक्स मतलब चेंज नहीं होगी, तभी इसका नाम कांस्टेंट रखा गया है। कि अब देखिए सेम नेम का कांस्टेंट वैल्यू सेम सेकंड नेम से लिया तो वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, और सेम का अगर वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं फिर भी एरर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हेलो कांस्टेंट है, आप उसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड प्रिंट करा रहे हैं, देख रहे हैं एरर दे रहा है। अब डिफरेंस समझते हैं वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। वैर टाइप का वेरिएबल नेम हम जब डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन में वैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसमें लेट टाइप का और इसमें कॉन्स्ट। डिक्लेरेशन लगभग एक ही जैसा होता है, कीवर्ड्स अलग होते हैं, इसमें वैर, इसमें लेट, इसमें कॉन्स्ट। लेकिन वैर में हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं और बार बार डिक्लेयर भी करेंगे तो एरर नहीं आएगी। जैसे एक्स की वैल्यू बाद में वाव कर दी तो भी चेंजेस ले लेगा और दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेट में दोबारा वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, जैसे पहले हेलो था फिर वाव कर दिया तो अपडेट हो जाएगी वैल्यू, लेकिन दोबारा लेट एक्स वही सेम नेम से दोबारा लेट कीवर्ड के साथ अपडेट यानी डिक्लेयर नहीं कर सकते, वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कॉन्स्ट में ना अपडेट होगा ना दोबारा डिक्लेयर होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स, यानी हेलो वैल्यू फिक्स है एक्स की तो वो फिक्स रहेगी, दोबारा अपडेट नहीं होगी। इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप की। तो अभी तक आपने पढ़ा कि वैल्यू जो है अलग अलग वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करते हैं, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो इसका डेटा है, तो ये किस टाइप का डेटा है उससे कहेंगे डेटा टाइप, यानी वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड कर रहा है वो उसे उसका डेटा टाइप होता है। तो एक्स जो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग तरह की वैल्यू होल्ड कर रहा है, जो सिंगल कोड में हो या डबल कोड में, कोई एक अल्फ़ाबेट हो या बड़ी सी लाइन हो, स्ट्रिंग हो लंबी चौड़ी, तो वो एक तरह का स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा। उसी तरह से एक्स अगर कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर रहा है, वैर टाइप का है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अगर स्टोर कर रहा है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिक है, तो इस तरह का डेटा टाइप होगा नंबर डेटा टाइप। उसी तरह से अगर वैर पॉइंट में भी वैल्यू स्टोर कर रहा है तो भी वो नंबर टाइप का डेटा टाइप होगा। इस तरह वैर अगर ट्रू या फॉल्स इस तरह की कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है तो वो एक बुलियन टाइप का डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो ये बुलियन डेटा टाइप कहेंगे। इसी तरह से वैर इस तरह से स्क्वायर ब्रेसेस में अलग अलग कई सारी वैल्यू स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की या न्यूमेरिक्स डबल कोड में जैसे कि दिख रहा है, तो उसे हम एरे कहेंगे। ये आप आगे पढ़ेंगे, कई तरह की वैल्यूज स्टोर कर रहा है तो ये एरे होगा। इसी तरह से अगर कर्ली ब्रेसेस में कोई कई सब वेरिएबल्स हैं, उसकी कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं इस तरह से स्टोर की हुई हैं, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो उस तरह का डेटा स्टोर कर रहा है अगर ये कर्ली ब्रेसेस में, तो हम उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का डेटा टाइप है। इसी तरह से अगर एक्स नल वैल्यू स्टोर कर रहा है तो उसका डेटा टाइप होगा नल। और इसी तरह से एक्स अगर जो भी वैल्यू स्टोर करेगा
उस तरह का उसका डाटा टाइप हो जाएगा, जिसमें आपको अभी टाइप बताया। अगर कुछ नहीं वैल्यू स्टोर कर रहा है तो वो हो गया अनडिफाइंड डाटा टाइप। तो इस तरह से उसकी वैल्यू के बेसिस पे वेरिएबल की हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि किस तरह का डाटा वो वेरिएबल होल्ड कर रहा है, तो वो होगा उसका डाटा टाइप, जो कि आगे आने वाले प्रोग्राम में हम इसका यूज़ करके अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे तो ये सारे डाटा टाइप्स यूज़ होंगे। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इनका यूज़ होता है। तो हमने स्क्रिप्ट टैग ले लिया है और HTML के टैग्स ओपन है, उसमें स्क्रिप्ट टैग ले लिया है। अब इसमें हम वेर टाइप का डाटा टाइप लेते हैं, जिसमें हेलो बेबी मान लीजिए मैंने लिख दिया, कोई भी स्ट्रिंग लिख दिया डबल कोट में और उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। अब इसी डॉक्यूमेंट राइट को एक बारी कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें सब में x की वैल्यू है, एक में डबल कोट डाल दिया। जैसे BR टैग डाल देते हैं HTML का, आप कुछ टैग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में लिंक दिया हुआ था HTML का, तो उससे आपको इजी रहेगा। और इसमें लिख दिया एक फंक्शन होता है टाइप ऑफ, और उसमें x लिख दिया, एक में BR लिख दिया। अब देखिए BR तो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, हेलो बेबी तो प्रिंट हो गया, लेकिन ये टाइप ऑफ बताता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग होल्ड है इसलिए स्ट्रिंग आ रहा है। आप देखिए y मैंने स्टोर कराया तो इसमें वो भी स्ट्रिंग टाइप का दिखा रहा था। मैंने अभी आपको बताया था कि या आपने एक पूरी लाइन स्ट्रिंग लिखी हो या एक कैरेक्टर या एक वो लेटर लिखा हो, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप में आएगा। तो ये टाइप ऑफ जो है डाटा टाइप बताता है कि किस तरह का डाटा स्टोर किया हुआ है, तो वो एक तरह का स्ट्रिंग था। अब देखिए मैंने x में नंबर डाल दिया है, तो अब नंबर 34 प्रिंट हो रहा है। अब टाइप ऑफ इसका मैंने बताया डाटा टाइप बताएगा, तो ये नंबर टाइप का डाटा टाइप बता रहा है। इसी तरह से पॉइंट लगा दिया तो भी इस तरह से माइनस में या नेगेटिव वैल्यू हुई, फिर भी ये नंबर टाइप का डाटा है तो टाइप ऑफ में नंबर टाइप का डाटा बताएगा। इसी तरह से हम ट्रू या फॉल्स, x में मान लीजिए ट्रू वैल्यू डाल दिया और से प्रिंट कराया, तो ये किस टाइप का डाटा टाइप है, ये बुलियन टाइप का डाटा टाइप है। तो टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है कि डाटा टाइप बताने के लिए। तो मान लीजिए फॉल्स डाला तो ये भी एक बुलियन वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स, तो ये बुलियन टाइप का डाटा टाइप बता रहा है। टाइप ऑफ फंक्शन का काम ही यही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वैल्यू डाल रहे हो किस तरह की है, उसका टाइप क्या है डाटा का। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि अलग अलग तरह के डाटा किस तरह से होल्ड करता है वेरिएबल। अब यहाँ पे एक x की वैल्यू और दे देते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अब देखिए इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड आ रहा है और डाटा टाइप भी जो फंक्शन लगाया था उसकी हेल्प से पता चल रहा है कि वैल्यू भी अनडिफाइंड है। इसी तरह से एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए z, और उसकी वैल्यू अभी कोई डिफाइन नहीं की हुई है, और इसको ब्लॉक कर देते हैं इस लाइन को, और इसका डाटा टाइप देखते हैं कि क्या है। देखिए अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ डाटा नहीं है, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आएगा। तो इस तरह से अब मान लीजिए x को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ वैल्यू ले लेते हैं। HTML डबल कोट में वैल्यू ले ली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एरे, तो एरे की तरह ही मैंने एक x एरे ले लिया है और उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं, HTML CSS JS, और सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। देखिए मैंने गलती से यहाँ पे कैपिटल X लिख दिया है, देखिए तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, वैल्यू तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन x जो आपने जैसे स्मॉल x लिया है डिक्लेयर करते वक्त, उसको ही आपको लिखना है, कैपिटल X नहीं। अगर स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, केस सेंसिटिव होता है। तो इस तरह से इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव होता है तो आपको उस हिसाब से ही लिखना होगा, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना होगा। तो अब हम इसको स्मॉल कर देते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट टाइप का आ गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके डेटा टाइप ये बता रहा है। तो टाइप ऑफ से ये हेल्प से हमें अलग अलग डाटा टाइप पता चल जा रहा है। ये HTML CSS JS जो अलग अलग तरह के एक ही इसमें दिए हुए थे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा टाइप होगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एरे को और ऑब्जेक्ट को दोनों को ही ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा टाइप दिखाता है। तो अब हम यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस में लेते हैं x की वैल्यू और यहाँ कुछ वैल्यू डाल देते हैं, जैसे नेम मान लीजिए हेलो बेबी लिख दिया, और सपोज़ कुछ और ले लेते हैं एक और वैल्यू कंट्री मान लीजिए लिख देते हैं इंडिया। तो ये दो वैल्यूज़ हमने लिए हैं। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा टाइप होता है।
जिसमें 2 आप वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब इसको हम प्रिंट तो x लिख दिया है, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 बार आ रहा है, ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है इसमें। तो ऐसा सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही होता है कि एरे हो या फिर ऑब्जेक्ट, दोनों को ही ये ऑब्जेक्ट की तरह ही शो करता है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, एरे को एरे टाइप का डेटा दिया जाता है, लेकिन ये इसको ऑब्जेक्ट की तरह ही दोनों शो करता है। इसके अलावा मान लीजिए इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू आप डबल कोट में देंगे, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया x = 34, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन इसको डबल कोट में लिखा है और प्रिंट करा रहे हैं, तो इसको एज ए स्ट्रिंग ये लेगा। तो देखिए इसका डाटा टाइप भी स्ट्रिंग शो कर रहा है। तो अगर डबल कोट में आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कुछ भी डाला तो वो एज ए स्ट्रिंग ही उसे ट्रीट करेगा। अब मैं बताती हूँ आपको कंसोल क्या होता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करने पे इस पर एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट वाला इंस्पेक्ट, उस पर क्लिक कर देंगे। इसका ये शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+I। इस तरह से कंसोल खुल जाएगा और इसमें यहाँ पे जो सेकंड टैब है उसका नाम है कंसोल। आप इसको ऐसे ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। बेसिकली कंसोल का काम होता है जावास्क्रिप्ट की एरर को दिखाना। अगर आप डेवलपर हैं जावास्क्रिप्ट के तो यहाँ पे आपके ये बहुत काम आएगा। यहाँ पे जो भी जावास्क्रिप्ट की आप स्टेटमेंट लिखेंगे उससे रिलेटेड एरर यहाँ पर शो कर देता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टेस्टिंग करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं और आप उसे प्रिंट नहीं कराना चाहते तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसे ओपन करने का एक और तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोर टूल का ऑप्शन दिखेगा, फिर उसके नीचे आपको डेवलपर टूल का दिख जाएगा डिबगिंग का, तो वो भी ओपन करेंगे तो वहाँ से भी कंसोल ओपन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कंसोल को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया x var टाइप का और उसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज़ 50 मैंने वैल्यू दे दी है और इसको हमें प्रिंट करना है। जैसे नॉर्मली हम प्रिंट करते थे पहले document.write लिख करके उसमें वेरिएबल देते थे तो वैल्यू प्रिंट हो जाती थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने प्रिंट किया, तो अभी इसकी वैल्यू आ गई है प्रिंट होकर के। थोड़ा बड़ा कर लेते, हाँ ये दिख रहा है। अभी अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं करना, हमें सिर्फ कंसोल में देखना है, यानी कि जो नीचे कंसोल वाला पैनल खुला है उसे देखना है उसमें, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा console.log। ये इसकी कमांड होती है, बहुत पॉपुलर कमांड है console.log, और उसमें x की वैल्यू पास करेंगे तो देखिए इसमें x की वैल्यू 50 यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए 50 आ गई है। तो इस तरह से हम कंसोल में अगर कुछ राइट करना चाहते हैं तो हमें ये कमांड लिखनी होगी console.log। इसी तरह से हम इसके अंदर कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी अगर करना चाहते हैं तो इसी के अंदर हम कर सकते हैं। जैसे x प्लस मैंने मान लीजिए 20 लिख दिया तो ये कंसोल में 70 शो कर रहा है। देखिए 50 वैल्यू 20 प्लस करके 70 शो कर रहा है। तो इस तरह से ये कंसोल में हमें देगा, राइट करके देगा और प्रिंट नहीं करेगा। अब देखिए इस कंसोल में हम एक एरे पास कर देते हैं। सपोज स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं 1 2 3 और इसको सेव करके देखिए कंसोल में देखते हैं इस तरह से कुछ वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है 1 2 3, और ये प्रोटो नाम की है जो एरे टाइप का दिखा रहा है। और इसमें देखिए ये इंडेक्स वैल्यू भी दिखा रहा है साथ में, एरे की 0 1 2 3 और एरे की वैल्यू दिखा रहा है साथ में। तो ये इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होता है एरे, ये आप बाद में जब एरे पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में आपको समझाएंगे। तो इस तरह से कंसोल में ये वैल्यू शो कर देता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम एक और कमांड यूज़ करते हैं console.table, तो ये टेबुलर फॉर्म में इसी को दिखाएगा, यानी एक टेबल के फॉर्म में दिखाएगा। ये इंडेक्स वैल्यू एक तरफ उसकी एरे की वैल्यूज़ को शो कर रहा है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा कंसोल की एक और कमांड होती है console.error। सपोज़ आपको कोई एरर मैसेज पास करना है और आप चाहते हैं कि कोई एरर मैसेज पास हो जाए, वैसे तो वो किसी कंडीशन में डाल के दिया जाता है, तो उसके लिए console.error लिखेंगे, ये कमांड है। फिर उसमें आप जो भी मैसेज पास करना चाहते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, मान लीजिए मैंने ये दे दिया मैसेज, तो अब ये इस तरह से शो करेगा कंसोल में। एरर मैसेज अगर हमें प्रिंट कराना हो, शो कराना हो, तो इस तरह से हमें कमांड लिखनी होगी console.error। तो ये रेड कलर में कुछ इस तरह से दिखाएगा। इसी तरह से अगर आपको वार्निंग मैसेज देना है तो आपको कमांड देना होगा console.warn, और उसमें आप डबल कोट में मैसेज जो भी देना चाहें, जैसे दिस इज़ जस्ट वार्निंग, इस तरह से मैसेज देंगे तो कुछ इस तरह से येलो कलर में आपको मैसेज शो होगा। तो ये भी आप कंडीशन में डाल सकते हैं, इस तरह का वार्निंग मैसेज आप फेच कर सकते हैं, ये कंसोल में जाएगा।
अब इसी मैसेज को मैंने 4-5 बार कॉपी करके पेस्ट कर दिया, प्रिंट कराया। देखिए कई बार आ गया वार्निंग मैसेज। और अगर मान लीजिए आप ये सारे चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, कंसोल क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमांड दे सकते हैं console.clear। तो जैसे ही एंटर करेंगे ये क्लियर हो जाएगा, जितना भी कंसोल आप देख लीजिए क्लियर हो गया है, कंसोल वॉज क्लियर्ड, ये मैसेज भी आ गया है। तो इस तरह से हम कंसोल क्लियर कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। और कमांड में कितनी टाइमिंग, एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी कमांड होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया console.time, कितना टाइम लग रहा है, और मैसेज दे दिया टेस्ट। और फिर जितने भी कमांड्स हमने डाले उसके बीच में फिर लास्ट में लिख दिया console.time end, और फिर उसको मैसेज पास कर दिया टेस्ट। ये टाइम एंड लिखना था, हाँ टाइम एंड लिख देंगे तो यानी स्टार्टिंग से एंड तक जितना टाइम इसको एग्जीक्यूशन में लगा है वो दे देगा। ये देखिए 0.25 मिली सेकेंड समथिंग ऐसे ये आ रहा है। तो जो भी एग्जीक्यूशन में या इतना प्रोसेस में टाइम लगेगा वो इस पर कैलकुलेट करके यहाँ पर दे देगा। तो ये कमांड यूज़ होती है टाइम कैलकुलेशन के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप और कोई एडिटर ना यूज़ करके ये कंसोल का ही एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट की कमांड इस कंसोल के ही एडिटर में आप लिख सकते हैं। पहले इसको क्लियर कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे क्लिक करके भी क्लियर किया जा सकता है कंसोल को। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट की कमांड लिख सकते हैं। सपोज़ हमें कुछ प्रिंट कराना है तो document.write डबल कोट में कोई भी मैसेज लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखा और इसको एंटर करेंगे तो तुरंत मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देखिए ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट की कोई भी कमांड आप डायरेक्ट कंसोल में एग्जीक्यूट करा सकते हैं, आपको कोई और एडिटर की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे इसी तरह से हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, तो डॉक्यूमेंट में जो भी है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा हमारा HTML का टैग पूरा खुल जाएगा जो भी हमने अभी लिखा है। तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कंसोल को। अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ये HTML का मैंने एक टैग्स बना लिए हैं और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट और फिर डबल कोट में हम कोई भी मैसेज दे सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। तो प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के लिए इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना होगा और फिर मैसेज पास करेंगे तो देखिए इस तरह से डायलॉग बॉक्स टाइप का खुल के आ जाएगा। ऊपर लिख के आ गया व्हाट इज़ योर नेम, तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया रोली श्रीवास्तव, ओके किया। तो इस तरह से अभी तो कहीं वैल्यू होल्ड नहीं हो रही है तो ये चला गया। लेकिन इस तरह से प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट यूज़ करना। सपोज इसकी वैल्यू कहीं होल्ड कराना चाहते हैं तो कोई वेरिएबल में ये वैल्यू होल्ड कराना चाहते हैं तो वेर a इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट व्हाट इज़ योर नेम लिख दिया। तो जो भी प्रॉम्प्ट में वैल्यू हम पास करेंगे वो a में होल्ड हो जाएगी, फिर उसको आप बाद में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने अभी दोबारा से दिया वैल्यू और ओके प्रेस किया तो ये अब उसकी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी अलर्ट बॉक्स में। ये देखिए आ गया नाम रोली श्रीवास्तव। तो अलर्ट बॉक्स में जो भी हमने ओके प्रेस किया तो वो उस पर आ गया। या फिर आप document.write यानी आप स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में तो फिर उसके लिए document.write पे ये रन कराया। देखिए वैल्यू आई तो हमने ये प्रिंट करा दिया, एक ही वैल्यू रोली श्रीवास्तव ये हमारे पेज पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम प्रॉम्प्ट की वैल्यू होल्ड भी करा सकते हैं और इस तरह से प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं वैल्यू रिसीव करने के लिए या मैसेज के लिए। अब हम बात करते हैं इसी तरह से होता है नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स अलर्ट बॉक्स की। तो अलर्ट बॉक्स या कन्फर्म बॉक्स कह सकते हैं। अलर्ट बॉक्स तो अभी मैंने यूज़ किया था मैसेज प्रिंट कराने के लिए। कन्फर्म के लिए येस या नो, ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है। तो कन्फर्म के लिए आपको लिखना होगा कन्फर्म डू यू लाइक योर वेबसाइट, या कुछ भी आप मैसेज पास कर सकते हैं, उसमें येस या नो आएगा। तो ओके या कैंसिल, सॉरी ओके कैंसिल में आप अगर ओके प्रेस करते हैं तो ये ट्रू होता है ओके की वैल्यू, और कैंसिल की वैल्यू फॉल्स होती है। तो ओके प्रेस करेंगे तो ट्रू आएगा और कैंसिल करेंगे तो फॉल्स आएगा। तो फिलहाल तो हमने इसे किसी न किसी कंडीशन में डाला जाता है, बट ये हमने ऐसे ही प्रिंट कराया है। तो इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए होल्ड करा लेते हैं वैर नाम के ए वेरिएबल में, तो जो भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी वो ए में होल्ड हो जाएगी। अब अलर्ट बॉक्स में इसको प्रिंट करा देते हैं। अलर्ट हमने लिया और उसमें वैल्यू प्रिंट करा दिया। अब ओके पे क्लिक किया तो देखिए ट्रू लिख के आ रहा है। अब इसी तरह से दोबारा रिफ्रेश करके कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से अलर्ट बॉक्स में वैल्यू प्रिंट करा ली है।
अलर्ट के लिए अलर्ट और ब्रैकेट में आपको जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पास करनी होगी। तो इस तरह से हम कंफर्म डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। इफ़ में भी हम इसे कंडीशन दे सकते हैं, उसके लिए भी प्रोग्राम आगे हम आपको बताएंगे जब इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपको सिखाएंगे कि उसे अलर्ट बॉक्स में वैल्यू कैसे पास की जाती है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू अगर वैल्यू ये है तो थैंक यू आ जाए, और एल्स में अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सॉरी आ जाए। इस तरह से भी हम ट्रू होता है अगर कंडीशन तो थैंक्स आ जाए, फॉल्स में सॉरी आ जाए। तो ओके किया तो इसमें ट्रू कंडीशन हुई तो थैंक्स आ गया, और अगर हमने कैंसिल किया तो यानी फॉल्स तो सॉरी आ गया। तो इस तरह से इफ़ कंडीशन में भी हम ये डाल सकते हैं कंफर्म डायलॉग बॉक्स को। तो इस तरह से भी इसका यूज़ किया जाता है। अभी तो इसको हमने रिफ़्रेश इवेंट पर लगा रखा है, तो रिफ़्रेश करने पे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, लेकिन हम इसे अलग अलग इवेंट पे लगाते हैं, जैसे कि लोड इवेंट पे या क्लिक इवेंट पे। अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, तो उनका यूज़ करके उसमें लगाते हैं। तो उस तरह से ये काम करता है। तो ये है कंफर्म डायलॉग बॉक्स का यूज़। आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग इवेंट के साथ इसका यूज़। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।